तो देखो ये प्रॉमिस टू पे कॉन्टिंजेंट है अपॉन द कंडीशन दैट इफ द शिप डज नॉट रीच द पोर्ट विद इन 7 days। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ डिपेंडेंट ऑन अ कंडीशन, सो सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Okay guys, once again a very warm welcome to another session of CA Noisy, जहाँ पे हम लोग आज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझाए जाएगा। ठीक है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एकदम इजी है, मैं बता रहा था। और ये इजी क्यों है मैं वो बता रहा था। सर क्विक नहीं, क्वासी। ओके, सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इजीएस्ट क्यों है, मैं बता दूँ इजीएस्ट क्यों है। इजीएस्ट इसलिए है कि आज आप यूनिट 6, ये यूनिट 6 में दिया हुआ है, और यूनिट 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले आई प्रिज्यूम यूनिट 1 से 5 आप किए मेरे पास या कहीं और या अपने से खुद से। तो यूनिट 1 से 5 कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते पढ़ते टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट से अलग कैसे है, ये सब जानने के बाद, ऑफर एक्सेप्टेंस जानने के बाद आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको आइडिया हो चुका है। और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है मैं बताने वाला हूँ। तो ये दोनों मिला के व्हाट आई मीन टू से आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेजर पोर्शन जो पहले से ये फाउंडेशन सिलेबस हुआ करता था वो कवर हो जाए। यूनिट 7, 8 एंड 9 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आने दिन हम लोग करने वाले हैं वो एसेंशियली पहले से ये फाउंडेशन का पार्ट ही करने आता है। ओके, अभी चलो देखते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। मैं बताऊँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप लोग को पता है, of course पता है सर। what is a quasi contract if I ask you? the word quasi means almost and contract का मीनिंग आपको आता है। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज कभी इंटेंड नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पार्टीज डोंट इंटेंड, बट खुद से हो जाता है। बाय implication of law it arises on its own, by implication of law it arises on its own। यानी कि बहुत सिंपल चीज़ है, पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए चाहता नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ। लॉ इम्प्लाई कर देता है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्जाम्पल मैं दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड। किसी का सामान खो गया और किसी दूसरा व्यक्ति को वो सामान मिल गया, तो जिसको वो सामान मिला, खोया हुआ किसी का सामान अगर आपको मिलता है या मुझे मिलता है या किसी और को मिलता है, उनका ये कर्तव्य है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ड्यूटी है, कुछ भी बोलिए, बट है ऑब्लिगेशन कि लॉ अभी उनको ऑब्लाइज करेगा कि ये किसका है वो ढूंढे और उसको वापस, और जब तक वो ये ढूंढ के वापस नहीं दे पा रहा है उसको अपने पास हिफाजत से रखे, अपना हिफाजत में एकदम सेफली रखे, एज ए टेकिंग केयर ऑफ द गुड्स एज इफ इट्स हिज ओन गुड। ये चीज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, क्वासी का एक एग्जाम्पल है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट फॉर्म्ड बाय द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज but it is implied by law, it arises out of law, legal obligation खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक तो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, दूसरा एग्जाम्पल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का है, मैं लिखाया था, किसी को याद होगा तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल मैं कहा था, याद करो, कि अगर माइनर या कोई इनकेपेबल इंसान को नेसेसरी सप्लाई किया जाए, नेसेसरीज का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन, एजुकेशन, कोई इनकेपेबल पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कौन हो गया? माइनर। माइनर को या फिर इंसेन पर्सन को आप रोटी या कपड़ा या मकान या दवाई या फिर शिक्षा के लिए मदद की, अपना खुद का पैसे से, क्योंकि उनका ये अर्जेंसी था, तो फिर कानून बोल रहे हैं उनका एस्टेट या उनका प्रॉपर्टी लायबल हो जाएगा आपको ये चुकाने के लिए, सब्जेक्ट टू उनका प्रॉपर्टी में कितना है, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। सो दिस लायबिलिटी इज अराइजिंग आउट ऑफ लॉ एंड लीगल इम्प्लीकेशन, एंड दिस ऑल्सो बिकम्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इफ यू सप्लाई नेसेसरीज टू अ पर्सन हु इज इनकेपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है समझाया,
और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का 2 एग्जाम्पल दिया, ऐसा 3 और एग्जाम्पल है और यही चीज़ है कंटेंट ऑफ दिस यूनिट 6। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये भी बता दीजिए इजी करके। बिल्कुल बताऊंगा, कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है मैं बता दूँ। कॉन्टिजेंट का मतलब है डिपेंडेंट। द वर्ड कॉन्टिजेंट मीन्स डिपेंडेंट। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर? कोई भी चीज़ के ऊपर, कोई कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर सकता। सपोज करो मैं बोला कि आपका जहाज अगर पोर्ट में 7 दिन के अंदर नहीं पहुंचता है, देन आई विल पे यू fails to reach within 7 days the port, then I promise to pay you ₹1 lakh। तो देखो ये प्रॉमिस टू पे कॉन्टिजेंट है अपॉन द कंडीशन दैट इफ द शिप डज नॉट रीच द पोर्ट विद इन 7 days। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ डिपेंडेंट ऑन अ कंडीशन। सो सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं बता दूं, मन में बहुत लोग का क्यूरोसिटी हो रहा है कि सर आप तो बोले थे ये वेजरिंग है, वेजरिंग पढ़े हम लोग, मैं इसीलिए बोला ये यूनिट में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज द इजीएस्ट टॉपिक अमंग ऑल टॉपिक्स फॉर सीए फाउंडेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज लगभग आप लोग को पता लग गया है पूरा यूनिट। ओके, अब मेरे को बताओ कि मैं क्या बोला था वेजरिंग लेके। वेजरिंग बोला था, वेजरिंग क्या है, सट्टा है या शर्त है? ये शर्त नहीं है बेटा, ये इसको मान लो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। वेजरिंग में वो भी एक्सेप्शन पड़े थे इंश्योरेंस। सो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी बोल रहे हैं तुमको अगर तुम्हारा नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करूँगा। यही बात, सिंपल एज दैट। सो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच लीगल। इट इज़ नॉट सेइंग कि नुकसान होगा तो मैं पैसा दूंगा, नहीं, बोला नुकसान अगर हो गया तो मैं भरपाई दे दूँ। इट इज़ अ कॉम्पेंसेशन फॉर योर लॉस। इट इज़ नॉट अ शर्त, इट इज़ नॉट विन और लूज। लाइफ इंश्योरेंस क्या विन और लूज है? इंश्योरेंस कंपनी बोल रहे तुम मर पहले फिर मैं पैसा दूंगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो। सो द पॉइंट इज contingent contracts are contracts which are dependent on the outcome of an event based on which the contingency is created, but it is not equal to wagering and hence it is not void but valid in India. इंडिया में contingent contracts fully valid, full validity, ठीक है। तो ये है contingent contract का पहला चीज। अच्छा सर अभी थोड़ा बुक में लेके दिखाएंगे? हाँ, मेरे तो काम ही है बुक लेके दिखाना। तो देखो बुक में आ जाओ बच्चों। ओके, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो देखो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिजेंट एंड वेजरिंग पढ़ेंगे। तो देखो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला है, बहुत इजी चीज़ बोला है कि डेफिनेशन सेक्शन 31 के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। सर ये तो वो कंसिडरेशन वाला लाइन हो गया। हाँ, टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। इफ़ यू गाइज रिकॉल, देखो लास्ट क्लास मैं तुम लोगों को बोला था कि केस स्टडी थोड़ा लाइव क्लास में मैं किया था। केस स्टडी किसको क्या पता, ज़्यादातर लोग का बात यही है, ज़्यादातर लोग को पता नहीं था केस स्टडीज़ वाला चीज़। सीए लॉ इजी चैनल में मैं बहुत सारा केस स्टडीज़ डाल दिया अंडर 1 minute रिविजन विथ एनिमेटेड सीरीज। प्लीज़ go to CA Law Easy, subscribe if you haven't already subscribed, click on the bell icon so that you get constant notification of all the uploads which we are doing। बहुत मेहनत करके अपलोड। दूसरा चीज़, घर में पढ़ाई कर लो, यूनिट 6 तक। नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्राइडे जब मैं जाऊँगा, ठीक है। तो अच्छा सर बताइए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन पढ़ाते वक्त मैं रिलेट किया कंसिडरेशन का डेफिनेशन के साथ। कंसिडरेशन का डेफिनेशन मतलब सेक्शन 2D के अनुसार
याद है, और ये सेक्शन 31 है, तो कुछ डेफिनेशंस सेक्शन 2 में नहीं है, अलग अलग सेक्शंस में है, बट ज़्यादातर डेफिनेशन ज़्यादातर एक्ट्स में सेक्शन 2 में ही मिलेगा। ओके, ऑल राइट सर, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल्स टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। ईजीएस्ट डेफिनेशन है, ना देख के सब लोग लिखो, ना देख के सब लोग लिखो, तो प्रैक्टिस होगा कि अ कॉन्ट्रैक्ट to do or not to do, to do or not to do something, based on a collateral event। मेरा एग्जाम्पल में कोलैटरल इवेंट था, जहाज 7 दिन के अंदर पहुंच पाएगा कि नहीं, ठीक है। बेस्ड ऑन अ कोलैटरल इवेंट, based on a collateral event which may or may not happen. Dependent on whether it happens or not. ठीक है, सेक्शन 31 यही है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एकदम आसान है और ये वैलिड इन लॉ है। ओके सर, सर बताइए, देखो एग्जाम्पल्स में दिखा दिया। मीनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें केस स्टडी भी दिया हुआ है, पोलक एंड मुल्ला। पोलक एंड मुल्ला, जल्दी से देखो, पोलक एंड मुल्ला डिफाइन कोलैटरल इवेंट एंड इवेंट विच इज नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली। देखो इंश्योरेंस कंपनी नहीं बोल रहे कि तुम्हारा जान मैं लूँगा, बोल रहे तुम्हारा जान अगर चला गया तो मैं पैसा दे। तो ये कोलैटरल इवेंट, द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर is not a performance guaranteed in the contract। पॉलिसी होल्डर ये नहीं बोल रहा मैं मर जाऊंगा, मेरी तरफ से मेरा कंसिडरेशन है मेरा मर जाता, ऐसा नहीं है। दैट इज अ कोलैटरल इवेंट। तो वही बोला, कोलैटरल इवेंट इज एन इवेंट विच इज नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ अ प्रॉमिस। ये कोलैटरल है, कैसे समझोगे, ये होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस भी नहीं है एंड ये डायरेक्टली प्रॉमिस भी नहीं है। ओके, ऑल राइट। एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या एसेंशियल्स है, देखो पहला एसेंशियल है, द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन which is main or collateral, the event referred to is collateral to the contract। फिर बोला the contingent event should not be a mere will of the promisor। of course contingent event अगर मेरा will में हुआ तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तो एक तरफा हो जाएगा, मैं स्विच ऑन करूँगा तो बारिश होगा, स्विच ऑफ करूँगा तो बारिश बंद होगा, मेरा हाथ में नहीं है बारिश होना ना हो। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। ओके, नाउ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूल्स क्या है, कैसे इसको एनफोर्स किया जाए। अच्छा बोलो, अगर मैं बोला 7 दिन के अंदर जहाज अगर बंदर में आया या पोर्ट में आया तो मैं आपको इनाम दूंगा, तो ये हो गया एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन एन इवेंट हैपनिंग। अगर मैं उल्टा बोलूँ 7 दिन के अंदर अगर नहीं पहुंचा तो आप मेरे को पैसा दोगे, तो फिर दिस इज एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। ठीक है, अब देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ही नहीं रहेगा if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event impossible। बोलो, पापा ने बेटा को बोला कि तुझे मैं इनाम दूंगा तू अगर शादी कर दिया सी से। पापा ने बेटा को बोला तू अगर सी से शादी कर लेगा तो मैं तुमको इनाम में पैसा दूँ। ठीक है, अब सी ऑलरेडी डी को मैरी कर लिया, मतलब बेटा को नहीं किया, पापा का बेटा को नहीं किया, इसका पापा ने प्रॉमिस किया। सी ऑलरेडी डी से मैरी कर लिया, अब तो सी मैरिजेबल नहीं रहा क्योंकि 2 मैरिज इंडिया में पॉसिबल नहीं है एक साथ। ठीक है, दिस एक्ट ऑफ सी हैज रेंडर्ड द इवेंट ऑफ बी मैरिंग सी एज इम्पॉसिबल। अभी ये तभी पॉसिबल होगा या फिर उसका पति या डी मर जाएगा या फिर लेट्स से डिवोर्स हो जाएगी। ओके, तो अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल, अदरवाइज इट्स लीगली इम्पॉसिबल। तो ये एग्जाम्पल है, इस पे केस स्टडी आधारित है, वो केस स्टडी का नाम है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट। ओके, नाउ द रूल्स फॉर एनफोर्समेंट, मैं थोड़ा लिख दूँ, रूल्स फॉर
enforcement of contingent contract. Enforcement on event happening. Sure. Enforcement of event not happening. Enforcement on event becoming impossible, तब contract void हो जाएगा. Event happening within time. Event happening within time, ये मैं बोलूँगा ये दो. और event not happening within time. अच्छा. अब देखो, इवेंट हैपनिंग विद इन टाइम, मेरा एग्जाम्पल में वही था, तुम सोचे नहीं कभी. अगर मैं बोलूँ जहाज अगर पोर्ट में आ गया मैं तुमको पैसा दूंगा, और तुम बोले जहाज अगर पोर्ट में नहीं आया तुम मुझे पैसा दोगे, दोनों ही इंश्योरेंस करा रहे. तो दोनों क्या हो गया, एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन इवेंट हैपनिंग, दूसरा हो गया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग. दोनों कब एनफोर्स होगा, पहला वाला इवेंट जब हैपन होगा एनफोर्स होगा, दूसरा वाला इवेंट जब नॉट हैपन होगा एनफोर्स होगा. अब अगर इसी एग्जाम्पल को मैं बोलूँ विद इन 7 days अगर जहाज आया तो विद इन फिक्स टाइम, इवेंट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम. एंड अगर मैं बोला विद इन 7 days अगर जहाज ना पहुंचा तो इट इज़ नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम. यही होगा. इतना इजी है, मैं ऐसे जो बोला था ये सबसे इजी यूनिट है और सबसे इजी टॉपिक. इवेंट इम्पॉसिबल वाला एग्जाम्पल शादी वाला दे दे. ओके, तो अभी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में और क्या है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ नहीं है, डिफरेंस. क्या डिफरेंस है सर, ये डिफरेंस है बिटवीन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा बोलो मीनिंग डिफरेंट है ना दोनों का, मैं तो पहले ही समझा दिया. कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट कॉन्टेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी बोलेगा तुम मर जाओ फिर मैं पैसा दूंगा, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है. वेजरिंग में रेसिप्रोकल प्रॉमिस है. अनसर्टेन इवेंट, uncertain event in a contingent contract, the event is collateral. Of course wagering में वो जो uncertain event है वो main factor है, वो सिर्फ collateral या side का नहीं. nature of contract, contingent contract wagering का nature का नहीं है, but wagering contingent का nature का है. ठीक है, मतलब contingent is a bigger concept. ठीक है, doctrine of mutuality of lose and gain, ये wagering में है. कोई हारेगा कोई जीतेगा. कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई हारेगा तो कोई जीतेगा ऐसा नहीं हो. ठीक है, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इन लॉ एंड मेजरिंग इज नॉट. दैट कंक्लूड्स आर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. नाउ वी विल फोकस ऑन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. ध्यान देना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में शुरू में चैप्टर शुरू करते वक्त ही बोल दिया था और अभी और बोलने वाला हूँ, ध्यान देना. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी बोल रहा था. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वैलिड इन लॉ बट विच आर इम्प्लाइड बाय लॉ एंड विच अराइजेज आउट ऑफ लीगल इम्प्लीकेशंस. लीगल ऑब्लिगेशन खुद ब खुद खड़ा हो जाना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, और खुद ब खुद लॉ से अराइज हो रहा है, लॉ का इंटरप्रिटेशन से अराइज हो रहा है, ना कि ऐसे. ठीक है, तो ओके, नाउ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है क्या, थोड़ा समझ. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक आदमी का जो किसी का खोया हुआ सामान मिला, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. दूसरा हो गया सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू अ माइनर या फिर इनकेपेबल पर्सन. इनकेपेबल पर्सन और पर्सन इनकेपेबल टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इनकेपेबल ऑफ व्हाट, टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और 3 एग्जाम्पल है और उससे ही तुमको समझ में भी आ जाएगा और
चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, बस दिखा दूँ। देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में वन इज द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 2 एग्जाम्पल मैं समझा दिया, और दूसरा है सेलियंट फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो मैं अभी बोल दूँगा। केसेस डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो देखो पहला क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाई, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड। सेक्शन 68 एंड 71 हैज़ बीन कवर्ड, ठीक है। बाकी 69, 70 एंड 72 मैं बताऊँ, ओके। और उसके पहले मैं थोड़ा सेलियंट फीचर्स दिखा दूँ। तो देखो क्वासी का मतलब है जो रियल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल करता है बट रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि रियल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्टीज का इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ओके। तो देखो सेलियंट फीचर्स, इन द फर्स्ट प्लेस सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। ये क्या है सर, मैं बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा बड़ा डिस्कशन है ये अभी। सेकेंडली, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज कंसर्न बट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। देखो मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, इट इज नॉट entered by the intention of the parties merely. And thirdly, it is a right which is available not against the whole world but against a particular person or person, so that in this respect it resembles a contractual right. मैं ये सेंटेंस समझाऊंगा, सब ध्यान से सुनो। राइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक अधिकार है पूरा दुनिया के ऊपर, और एक अधिकार है कोई भी एक शख्स के ऊपर। वंस अगेन, एक अधिकार है पूरा दुनिया के ऊपर और एक अधिकार है कोई एक पर्टिकुलर शख्स के ऊपर। ऐसा राइट्स को हम लोग बोलते हैं जस्ट इन रेम, जो पूरा दुनिया के ऊपर है, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। और दूसरा तरह का राइट को बोलते हैं जस्ट इन पर्सन, जो कि है कोई एक अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन हो, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन हो। ठीक है, तो 2 तरह का राइट्स का बात मैं बोला, एक जस्ट इन रेम और एक है जस्ट इन पर्सन। ये जो जस्ट इन पर्सन है ये अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन है, ऑफ कोर्स ये अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है। इट्स अ राइट ऑन अ थिंग, लैटिन में थिंग को हम लोग रेम बोलते हैं, इसीलिए राइट ऑन अ थिंग, और पर्सन को पर्सन बोलते हैं, इट इज़ अ राइट ऑन अ पर्सन। अब देखो पूरा स्पष्ट हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। तो 2 तरह का राइट्स लीगली अराइज कर सकता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से जस्ट इन पर्सोनेम क्रिएट होता है, जस्ट इन पर्सोनेम नहीं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से जस्ट इन रेम हो रहा है बट अगेंस्ट अ पर्सन। अभी लैंग्वेज देखो। और thirdly, it is a right which is available not against the all the world but against a particular person। कैसे आप समझाइए, तुम्हारा अगर चीज़ खो गया, जिस शख्स को मिला है उसी के खिलाफ तुम्हारा ये हक है, ना कि पूरा दुनिया के खिलाफ हक। तो दिस इज व्हाट इट्स मेंट बाय द thirdly वाला क्वेश्चन, thirdly वाला पोर्शन, ठीक है। सो इट इज़ द राइट against the whole world and not right against the, it is not a right against the whole world, rather it is right against the person only, ठीक है। it is right against only a person which is just in personam and not just in real, ठीक है। तो ये क्लियर कर दिया मैं पॉइंट 2 and 3। अभी देखो टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, आज का आखिरी डिस्कशन और उसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसमें 5 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, और 5 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में 2 टाइप हम लोग कर चुके, 2 टाइप्स वी हैव कवर्ड, ठीक है। तो 5 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में 2 टाइप्स वी हैव कवर्ड। तो कौन सा 2 टाइप वी हैव कवर्ड? सेक्शन 68 एंड 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स एंड क्लेम्स फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन्स हु आर इनकेपेबल। और 3 तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज
दिस पर्सन 3 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, 5 टाइप्स है, उसमें से 2 टाइप कवर हो चुका है, बाकी 3 टाइप मैं समझा रहा, ठीक है। सपोज ही इज अ टेनेंट, कौन, दिस पर्सन, ही इज अ टेनेंट, मिस्टर एक्स। ये टेनेंट क्या किया, ये है लैंडलॉर्ड, ये है लैंडलॉर्ड। ये लैंडलॉर्ड को हमेशा रेंट देता है और रेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट करता है, लेट्स से रेंट है 50,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल है 5,000, सो 55,000 वो दे देते। और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का, बिजली बिल का जो पैसा है, ये CESC कैलकाटा में है तो CESC को पे करता है। CESC इज कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। लेट्स से कोई मंथ में ये बिल भेजना, मतलब ये बिल जमा नहीं किया, लैंडलॉर्ड पैसा मिल गया लैंडलॉर्ड को इलेक्ट्रिक बिल का, बट लैंडलॉर्ड ने जमा नहीं दिया। सर क्यों नहीं दिया, कोई कारण से नहीं दिया होगा। अब मिस्टर एक्स के पास एक बिल आ गया CESC से, और बिल में लिखा है कि तुम अगर 2 दिन में जमा नहीं दोगे तो बिजली लाइन कट हो जाए। तो मिस्टर एक्स क्या किया, बिजली बिल का पैसा भी वापस भर दिया और उसका पैसा पहले भी दे दिया था, तो 2 बार वो बिजली का पैसा दिया। मेरा सवाल ये है, अगला महीना जब मिस्टर एक्स लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेगा तो वो काट लेगा ना पहले ही? द आंसर इज यस, वो ये अमाउंट काट ले। और ये जो फंडा मैं बोला, इसी को एसेंशियली हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसी को एसेंशियली बोलते हैं ये वाला लाइन। कौन सा वाला लाइन सर? ये देखो पढ़ो कि पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन अपना इंटरेस्ट के लिए कुछ पेमेंट कर देता है तो उसको भरपाई लेने का हक, ठीक है। सिंपल एज दैट। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। तो ये उसका हक हो जाएगा, टेनेंट का अगला हफ्ता सेट ऑफ करने का, लीगल राइट अराइज कर गया तुम को। राइट अगेंस्ट द पर्सन और द वर्ल्ड, अगेंस्ट द पर्सन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। क्लियर है? नाउ ऑब्लिगेशन अगेंस्ट बेनिफिट रिसीव। बेनिफिट रिसीव मैं क्यों नाम लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। अंडर अ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। ये क्या है नॉन ग्रेचुइटस एक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया कि आज अगर मान लो कि ऑब्लिगेशन अगेंस्ट बेनिफिट रिसीव द नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, तो मैं बोल रहा था कि नॉन ग्रेचुइटस एक्ट क्या है। मैं इसमें यही बोला कि आज अगर मान लीजिए कि आप रास्ते में खड़े हो ट्रैफिक जैम में, और ये एग्जाम्पल मैं दूसरा बार ले रहा हूँ, ट्रैफिक सिग्नल पे आप रास्ते में खड़े हो और कोई आके आपका गाड़ी साफ़ कर दे, तो वो ऐसे समाज सेवा नहीं कर रहे, वो आपका गाड़ी साफ़ करके कुछ पैसा कमाना चाहता है। ये आसान सा चीज़ है, डजंट टेक मच ऑफ अ ग्रे मैटर टू डिड्यूस दिस। तो यही मैं बात बोला कि आज अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल में आप कोई सर्विसेज या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं जो नॉन ग्रेचुइटस है, नॉन ग्रेचुइटस मतलब फ्री में नहीं है, जिसका कोई प्राइस पे करना पड़ता है अदरवाइज, तो ऐसा अगर है तो फिर आप क्या करोगे? आपका ये ऑब्लिगेशन है उसको कुछ पैसा देना। सो इफ यू रिसीव बेनिफिट फ्रॉम अ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, there will be an obligation. This is another type of quasi contract. Last but not the least type of quasi contract is, last type of quasi contract जो है वो है this. What is this sir? That is money paid under mistake or by coercion. Money paid by mistake or under coercion. Last but not the least, ये जो money paid under coercion or mistake. अच्छा बोलो, कोई अगर गलती से X का पैसा Y को दे, ठीक, X and Y both are students of ICAI. ICAI X को बुक्स डिस्पैच ना करके X से पैसा मिला, X से C इंस्टीट्यूट को पैसा मिला, और X का बुक्स गलती से ICAI Y को देते। Instead of giving it to X, I mean did not give it to X,
and gave it to Y. ठीक है, ICI ने Y को दे दिया, Y will be under obligation to return it to X or ICI. So this is money paid under coercion or mistake. ठीक है, तो ये 5 तरह का quasi contract हो सकता है, एक बार देख लीजिए. These are the 5 types of quasi contract जिसको हम लोग कह रहे हैं cases deemed as quasi contracts. Claims for necessary supply, payment by an interested person, obligation of a person enjoying a benefit under non-gratuitous act, responsibility of fighter of lost goods, and money paid under mistake or under coercion. So that concludes our पढ़ाई. देखो लास्ट में एक डिफरेंस है क्वासी वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट का. एसेंशियल फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या होना पड़ेगा? कोई कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम द पार्टीज एंड ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड बाय द लॉ. एंड कॉन्ट्रैक्ट में, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में, इट इज क्रिएटेड बाय पार्टीज. That concludes our Unit 6 contingent and quasi contract. अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. वॉच आउट फॉर मोर कंटेंट.